हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ और शार्प लर्निंग ऐप पर भी तमाम स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये 3rd एंड 4th वीक मई 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इन दोनों सप्ताह के एक ही वीडियो में करंट अफेयर्स पूरे मिल जाएंगे आपको। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले राजनीति के अंदर जो फैसले, इन सबसे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे, फिर अलग अलग टॉपिक्स लेते जाएंगे और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा शार्प लर्निंग ऐप पर। वहाँ जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है करंट अफेयर्स का, या फिर जिन लोगों ने कोई कोर्स परचेज हुआ है, उनको वहाँ सुविधा मिल रही है डाउनलोड करने की। तो शुरू करते हैं और प्रश्न यहाँ पर होगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपालों की विधेयक स्वीकृति शक्तियों पर संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट से सलाहकारी राय मांगी है? आंसर का अनुच्छेद 143 यानी अनुच्छेद 143(1). ठीक है, तो इसके तहत, और ये दुर्लभ है, मतलब ऐसा आमतौर पे बहुत कम होता है कि जब संवैधानिक कदम के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये सलाह मांगी है। अनुच्छेद 143(1) का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से मोटे तौर पर राष्ट्रपति ने ये पूछा है कि क्या न्यायिक आदेश यह तय कर सकते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को संविधान के अनुच्छेद 200 जो कि राज्य विधेयकों पर राज्यपालों के द्वारा स्वीकृति प्रदान करने की जो प्रक्रिया शामिल करने वाला जो प्रावधान है वो, और एक और संविधान का अनुच्छेद 201 उसमें ये प्रावधान है कि जब राज्यपालों द्वारा विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित किया जाता है तो उसके तहत क्या है कि किस समय तक और कैसे काम करना चाहिए। ठीक है, ये मुख्य तौर पर इसी बात पर पूछा गया है। और राष्ट्रपति का जो ये संदर्भ है ना, दरअसल हुआ ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वक्त पहले एक फैसला दिया था तमिलनाडु को लेकर, क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने बहुत कई सारे वहाँ की विधानसभा ने विधेयक पास किए थे, लेकिन उस पर वहाँ के राज्यपाल जो है ना RN रवि वो बैठ गए थे, और बाद में जब दबाव पड़ा तो राष्ट्रपति को भेज दिया था, वहाँ भी पड़ा हुआ था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए नियम निर्धारित कर दिए थे कि इतने वक्त के बाद वो ऑटोमेटिकली जो है वो कानून लागू माने जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक ने केंद्र सरकार के NOC के बिना रामनगर जिले का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? आंसर होगा बेंगलुरु दक्षिण। ठीक है, क्या है? बेंगलुरु दक्षिण। 22 मई को ये फैसला किया। हालांकि केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है ना, उसकी ओर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC नहीं दिया गया। दरअसल देखिए क्या है ना कि जिलों का नाम बदलने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार के पास है, लेकिन इसके लिए गृह मंत्रालय से NOC लेने का नियम होता है। ओके, ताकि जो पूरे देश में जितने डॉक्यूमेंट हैं उन सब में बदलाव हो जाए, लेकिन वहाँ से नहीं मिला, तो खुद ही कर दिया इन्होंने, बदल दिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर मामले पर वैश्विक कूटनीतिक संपर्क के लिए सर्वदलीय यानी ऑल पार्टी जो सांसदों का डेलीगेशन है यानी प्रतिनिधिमंडल है वो कितने बनाए? टोटल संख्या कितनी थी? तो 7। इन 7 डेलीगेशन के चीफ ये सारे थे। ठीक है, उनमें बहुत सारे सांसद थे। ओके, तो चीफ कौन कौन रहे, उनका नेतृत्व किसने किया? तो शशि थरूर कांग्रेस से, रविशंकर प्रसाद बीजेपी से, फिर संजय कुमार झा जदयू से, बैजंत पांडा बीजेपी से, कनिमोझी करुणानिधि DMK से, सुप्रिया सुले NCP से, और श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना से। इन सब ने डेलीगेशन को लीड किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? आंसर का केरल। केरल जो है ऐसा पहला राज्य बन गया है, और ये 18 मई को जो है ना इसके लिए आदेश जारी कर दिया है केरल के द्वारा। केरल के जो मुख्यमंत्री कौन है? P विजयन है, और वहाँ की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम, या कहें त्रिवेंद्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। अपॉइंटमेंट यानी नियुक्तियाँ। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने फुटवेयर एवं कपड़ा उद्योग विकास परिषद का चेयरमैन किसको नियुक्त कर दिया है? आंसर का पूरन चंद्र डावर। ठीक है, पूरन चंद्र डावर, इनको नियुक्त कर दिया गया है अब। ओके, ये पूरा जो ये परिषद है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं डेवलपमेंट काउंसिल फॉर फुटवेयर एंड लेदर इंडस्ट्री। तो उसको पुनर्गठन किया गया है, और ये देश में लेदर इंडस्ट्री को लेकर बढ़ावा देने को लेकर काम करता है ये संगठन।
आगे बढ़ते हैं और उससे पहले आपको बताऊं कि अभी पिछले दिनों यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ था। तो उसमें जो करंट अफेयर्स के ना शानदार प्रश्न टकराए थे, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ डेली, वीकली और मंथली में। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। प्रश्न है और साथ में मैंने वो वीडियो भी दिखाया है साथ में, कि आप देखिए कि किस तरीके से प्रश्न टकराए हैं लगातार, लाइन बाय लाइन भी। और शार्प लर्निंग ऐप पर आप अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं। गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर लेना शार्प लर्निंग ऐप, और वहाँ पर कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं और उसमें करंट अफेयर्स के मेंबरशिप प्लान चल रहे हैं, जैसे आईएसपीसीएस मेंबरशिप प्लान है और दूसरा है बेसिक मेंबरशिप प्लान। और इसमें क्या मिलता है, पिछले 2 सालों के कंटेंट मिल जाते हैं और अगले 1 साल तक अपडेट आपको मिलता रहता है। पीडीएफ मिलता है, टेस्ट मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, ये सब कुछ मिलता है। और पीडीएफ जो ना कई तरीके के होते हैं, 1 लाइनर, एमसीक्यू नोट्स होता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ताकि आप शानदार ढंग से तैयारी कर सकें। एक और बात कि 71st बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसके जीएस फाउंडेशन बैच की तैयारी चल रही है, मतलब वो तैयारी हो रही है, हम लोग करवा रहे हैं, पूरी टीम जो है ना जीएस पढ़ा रही है। ज्वाइन कर सकते हैं आप शार्प लर्निंग ऐप पर, बहुत मामूली सा प्राइस है उसका। और अब बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी आर्थिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन होगा यहाँ पर, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कोयले का आयात 7.9% घटकर कितने मिलियन टन हो गया है? आंसर होगा 243.62 मिलियन टन। ठीक है, घटा है आयात, हालांकि बहुत मामूली घटा है, लेकिन फिर भी ये घटना अच्छी बात मानी जा रही है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी जो है ना वो तेज़ी से बढ़ी है। इसके अलावा जो देश में कोयले का उत्पादन है ना घरेलू तौर पर, वो बढ़ा है। इसकी वजह से हमें आयात पर निर्भरता थोड़ी कम करनी पड़ी है, कम हुई। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम यानी बीपीएसएस की जगह पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड यानी पीआरबी का गठन किया। तो इसके चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? आंसर होगा आरबीआई गवर्नर। ये पदेन जो है ना वो अध्यक्ष बना दिया गया है, चेयरमैन बना दिया गया है। तो अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है। ठीक है, तो सरकार ने 21 मई को ये पेमेंट इकोसिस्टम में काफ़ी बदलाव करते हुए पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड का गठन किया है। 6 मेंबर होंगे, चेयरमैन होंगे आरबीआई के गवर्नर, और ये तमाम जितने भी पेमेंट्स होते हैं उन सब को लेकर निगरानी करेगा। और अब बात करेंगे हम लोग डिफेंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर होगा, इंडियन नेवी ने 5वीं शताब्दी के अजंता चित्रों पर आधारित प्राचीन सिले हुए जहाज का पुनर्निर्माण किया है, तो इसका नाम क्या रखा गया है? आंसर होगा INSV कॉन्डिन्य। क्या है? INSV कॉन्डिन्य। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं सिला हुआ जहाज, प्राचीन जो उस वक्त अजंता चित्र थे उसके आधार पर इसको बनाया गया है। और ये जो कर्नाटक में नौसेना बेस है ना करवार में, वहाँ पर 21 मई को आधिकारिक तौर पर इसको इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन होगा, इनमें से किस एथलीट को मई 2025 में टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रदान की गई है? आंसर होगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा इससे पहले भारतीय सेना में सूबेदार मेजर के पद पर काम कर रहे थे, और तो वहाँ से उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर वो पहुँचे हैं। अब बात करते हैं सैन्य अभ्यास से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रश्न होगा, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नॉमैडिक एलिफेंट 2025 का आयोजन मई और जून 2025 में हुआ है? आंसर क्या होगा? मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया के उलान बटार जो वहाँ की राजधानी है, वहीं पर यह आयोजन किया गया है। 31 मई से ये चल रहा है, 13 जून तक होगा। ठीक है, भारत और मंगोलिया के बीच में ये हर साल बारी बारी से होता है। तो ये 17वां संस्करण है। पिछला जो संस्करण था 16वां, वो मेघालय में हुआ था, उमरोई में। ओके, और मंगोलिया एक लैंड लॉक्ड देश है, वहाँ के राष्ट्रपति का नाम है उखनागिन सुरेल सुख, राजधानी उलान बटार है। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय सेना ने मई 2025 में किस राज्य के तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में तीस्ता प्रहार अभ्यास किया? आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो इसमें अलग अलग जो मतलब सेना की अलग अलग इकाइयां हैं, पैदल सेना, तोपखाना, टैंक यूनिट, अर्ध विशेष बल,
सेना की विमान जो इकाई है, इंजीनियरिंग, सिग्नल कोर, ये सब इसमें शामिल हुए थे। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेते हैं। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में पुरुषों की जेवलिन थ्रो F42 कैटेगरी में किस भारतीय ने 61.17 मीटर थ्रो फेंक कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? आंसर होगा महेंद्र गुर्जर। 27 वर्ष के हैं, ये पैरा एथलीट है। पैरा एथलीट मतलब दिव्यांग खिलाड़ी हैं, और उन्होंने ये जो कैटेगरी ने F42 कैटेगरी, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और रिकॉर्ड बना लिया है। ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। F42 जो कैटेगरी है उन एथलीट के लिए होता है जिनके एक पैर के मूवमेंट मतलब सामान्य से बहुत कम होता है मूवमेंट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के 86वें यानी 86th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर होगा LR श्रीहरि। तमिलनाडु के रहने वाले हैं, 19 साल के हैं। ओके, और अगर हम बात करेंगे पिछले कुछ ग्रैंड मास्टर्स की, तो नाम आप देख लीजिए, कई बार पूछा जाता है। 86 अभी बने हैं तो LR श्रीहरि, 85th P श्याम निखिल, 84th R वैशाली, 83rd आदित्य S सामंत, 82nd विपुला प्रणीत, 81st हैं सयंतन दास, 80वें हैं विज्ञानेश NR, और बाकी लिस्ट आप देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? आंसर होगा महाराष्ट्र ने। ठीक है, महाराष्ट्र ने पहला स्थान प्राप्त किया। आयोजन कहाँ पर हुआ था? इवेंट तो बिहार में हुआ था। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट है। महाराष्ट्र ने टोटल जो मेडल प्राप्त किए 158, और सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल 58 इसने प्राप्त किए। सेकंड स्थान पर हरियाणा, उसने टोटल 117 और ये मेडल प्राप्त किए 39। फिर राजस्थान, कर्नाटक, फिर दिल्ली का स्थान था। अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य ने की? आंसर होगा बिहार ने की। 4 से 15 मई तक ये आयोजन हुआ था। ज़्यादातर जो है ना वो पटना में, नालंदा में, भागलपुर, बेगूसराय में आयोजित किया गया था। न्यू दिल्ली में कुछ थे जैसे शूटिंग, जिम्नास्टिक, ट्रैक साइकिलिंग, वो दिल्ली में हुआ था, लेकिन बाकी बिहार में हुआ था। हालांकि मेजबान राज्य जो है ना बिहार ही कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का थीम सॉन्ग क्या था? क्या थी सॉन्ग? तो खेल के रंग बिहार के संग। ठीक है, खेल के रंग बिहार के संग, ये एकता को, युवा शक्ति को, इन सबको उजागर करने के लिए। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था? तो गज सिंह शुभंकर रखा गया था। एक पौराणिक प्राणी है, हाथी और शेर का मिश्रण है। ठीक है, जिसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? नालंदा और बोधगया के पालकालीन जो मंदिर है वहाँ से ली गई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल ढंग से किया था 4 मई को। और उद्घाटन समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में। अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कितना मीटर दूर भाला फेंक कर अपने ही नेशनल रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया? आंसर होगा 90.23 मीटर। ठीक है, 90.23 मीटर। हालांकि वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं रहा, तो इस वजह से उनको ना जो है वो सिल्वर मेडल मिला है। पहले स्थान पर दोहा डायमंड लीग में जूलियन बेवर रहे जर्मनी के। सेकंड स्थान पर नीरज चोपड़ा ने, लेकिन उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। अगला क्वेश्चन, IPL इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। ठीक है, अगर बात होगी दुनिया में IPL के इतिहास में, तो दूसरे ऐसे बल्लेबाज हैं। ओके, तो पहले अगर कहेंगे दुनिया में, अगर हम कहेंगे तो क्रिस गेल हैं पहले, उन्होंने सबसे ज़्यादा 6 मारे हुए। उसके बाद रोहित शर्मा हैं, लेकिन अगर भारत की बात होगी तो भारतीय में रोहित शर्मा पहले स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन होगा, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत में कहाँ पर होगा? आंसर होगा अहमदाबाद में। मूल रूप से टूर्नामेंट वैसे तो ये गांधीनगर में होना था, अहमदाबाद के पास में ही, लेकिन बेहतर सुविधाओं के चलते अहमदाबाद में इसको स्थानांतरित कर दिया गया है। तो ये अगले साल होगा, यानी 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2026 तक। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश की टीम ने जीत लिया है? आंसर होगा भारत ने जीत लिया है। और फाइनल में किसको हराया? बांग्लादेश को हराया है। और ये भारत का दूसरा सैफ अंडर 19 खिताब है। पहला खिताब भारत ने
2023 में जीता था पाकिस्तान को हराकर। अगला क्वेश्चन, फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ पर लगा सस्पेंशन मई 2025 में हटा दिया? आंसर होगा कांगो गणराज्य में। ठीक है, कांगो गणराज्य में। तो वहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया था इस महासंघ को, क्योंकि चूँकि सरकार उसमें बहुत इन्वॉल्व हो रही थी, वहाँ का खेल मंत्रालय, और इसी वजह से वो जो है ना बैन लगाया गया था, उसको अब खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो कांगो गणराज्य, उसकी राजधानी क्या है? ब्राज़ाविल। ठीक है, ब्राज़ाविल। राष्ट्रपति वहाँ के डेनिस सासो, प्राइम मिनिस्टर हैं अनातोले कोलिनेट मकोसा। मुद्रा चलती है वहाँ पर CFA फ्रैंक। ठीक है, अब बात करते हैं अवार्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पर होगा, 7 समिट चैलेंज पूरा करने वाले सबसे युवा भारतीय पर्वतारोही कौन बन गए हैं? आंसर होगा विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। ठीक है, ये है नाम है इनका। 16 वर्ष के हैं, हैदराबाद के हैं। उन्होंने वैसे तो 11 वर्ष की उम्र से ही मतलब पहाड़ों पर चढ़ना शुरू कर दिया था, और आज हम देख रहे हैं कि उन्होंने तमाम जो 7 महाद्वीप हैं उसके सभी जो चोटियां हैं उस पर चढ़े हैं। कौन कौन? माउंट एवरेस्ट एशिया में, एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका में, माउंट डेनाली ये उत्तर अमेरिका में, माउंट एल्ब्रस यूरोप में, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में, माउंट किसियास्को ये ऑस्ट्रेलिया में, और माउंट विंसन अंटार्कटिका में। अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाले एवरेस्ट मैन का नाम बताएं। नाम है कामी रीता शेरपा। ठीक है, हर साल वो चढ़ जा रहे हैं, और इस बार 31वीं बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। और ये रिकॉर्ड नया, पिछला ही अपना रिकॉर्ड तोड़ कर बनाया है, और ये रिकॉर्ड बनाया कब? अभी वाला 27 मई 2025 को। अगला क्वेश्चन, अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड यानी AMA जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी है? राजा कुमारी। राजा कुमारी ने 27 मई को ये खिताब जीत लिया है, अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड। और उन्होंने किस साउंड ट्रैक के लिए जीता है? तो अर्केन लीग ऑफ लीजेंड्स, उसके लिए ये जीता है उन्होंने। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति ने मई 2025 में सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 39 कर्मियों को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रदान किए। तो किस काल में दिए जाने वाला अवार्ड है? इनमें से कौन सा? युद्ध काल, शांति काल, या उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा शांति काल। शांति काल में ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो 22 मई को उन्होंने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। ठीक है, तो कीर्ति चक्र जो है वो 6 दिया गया है, उनमें से 4 मरणोपरांत है, और शौर्य चक्र 33 दिया गया है, जिसमें से 7 मरणोपरांत है। ठीक है, तो देखिए ये महत्वपूर्ण बात है, आपको याद रहना चाहिए। युद्धकालीन कौन कौन से सर्वोच्च सम्मान होते हैं? तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र होता है। और शांति काल का सर्वोच्च जो वीरता पुरस्कार होता है वो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र होता है। उसके बाद अन्य पदक होते हैं, जैसे सेना पदक, नौसेना पदक, वायुसेना पदक, ये सब भी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं लिस्ट भी दे देना चाहता हूँ किन किन ने ये जीत हासिल की है, पुरस्कार जीता है। तो कीर्ति चक्र जो है ना वो मेजर मल्ला राम गोपाल नायडू भारतीय सेना से, मेजर मंजीत भारतीय सेना से, और मरणोपरांत अगर कीर्ति चक्र की बात करेंगे तो ये लिस्ट आप देख रहे हैं। इसके अलावा शौर्य चक्र का जो पूरी लिस्ट है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं। मैंने PDF में सब कुछ दे दिया है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि नाम पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है जैसे मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था कि ये शांतिकालीन है या फिर युद्धकालीन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का नाम बताएं जिन्हें राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। तो आंसर होगा गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य। ठीक है, तो 16 मई को राष्ट्रपति ने ये अवार्ड दिए हैं। ओके, ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है? तो भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च ये भारतीय साहित्य पुरस्कार है। ठीक है, और ये 1965 से लगातार दिया जाता है। ओके, ये अवार्ड। आगे बढ़ते हैं और अब विज्ञान और रिसर्च से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। प्रश्न यहाँ पर होगा कि समुद्रयान के लिए निर्मित स्वदेशी पनडुब्बी वाहन का नाम बताएं। ठीक है, मानव युक्त मिशन है ये, तो उसका नाम क्या है? मत्स्य 6000। ठीक है, ये 4थी पीढ़ी का मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है, यानी सबमर्सिबल व्हीकल है, पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर बनाया गया है।
और 3 यात्रियों को ले जाने में ये सक्षम है 12 घंटे तक, और अगर आपातकाल होता है, इमरजेंसी होती तो 96 आवर्स तक ये काम कर सकता है। और ये समुद्र का जो ऊपर का लेवल है उससे 6000 मीटर नीचे की गहराई तक ये रिसर्च करने में सक्षम है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण लोग के निधन से रिलेटेड क्वेश्चन। प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक M.R. श्रीनिवासन, उनका निधन हो गया 20 मई 2025 को। तो किस आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे? आंसर होगा परमाणु ऊर्जा आयोग। 95 ईयर के थे और उनको अवार्ड कई सारे मिले थे, जैसे 2015 में पद्म विभूषण मिला था, 1990 में पद्म भूषण अवार्ड मिला था, 1984 में पद्मश्री अवार्ड उनको मिल चुका है। अब बात करेंगे योजना से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और आप देख रहे हैं करंट फर्स्ट वीडियो। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, एरोस्पेस ग्रेड का भारत का सबसे बड़ा टाइटेनियम और सुपरलॉय मटेरियल प्लांट कहाँ पर स्थापित हुआ है? आंसर का लखनऊ में। ये इसका उद्घाटन जो है ना वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ ने किया मई में। ठीक है, एरोस्पेस यानी जो अपने विमानन तकनीक में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, विमान के लिए, मिसाइल के लिए, ठीक है, इन सब के लेवल का टाइटेनियम वहाँ पर निर्मित किया जाएगा, उसको ढाला जाएगा। ठीक है, लखनऊ में इसको बनाया गया है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB या फिर कहें ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका नया सदस्य कौन बन गया है? आंसर क्या होगा? अल्जीरिया। ठीक है, वैसे आपने पिछले साल भी ये नाम इसके बारे में सुना होगा, लेकिन अब ऑफिशियल रूप से अनाउंस कर दिया गया है कि अब ये भी मेंबर हो गया है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसके संस्थापक सदस्य कौन कौन? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और अदर मेंबर की अगर हम बात करेंगे तो वो है बांग्लादेश, UAE, उरुग्वे, मिस्र और अब अल्जीरिया भी फाइनली हो गया है मेंबर। ठीक है, तो अल्जीरिया के प्रेसिडेंट कौन है? अब्देल मजीद तेब्बोन। राजधानी यहाँ की है अल्जियर्स। यहाँ पर मुद्रा चलती है अल्जीरियाई दिनार। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस राज्य सरकार ने लॉन्च की? आंसर को उत्तर प्रदेश। 17 मई को इसको लॉन्च किया गया है। इसमें यह होता है इस तरीके से कि आप चारों तरफ का देख सकते हैं, ग्लास बहुत ज़्यादा होता है लगा हुआ इसमें। ठीक है, वैसे ये कोई नया नहीं है विस्टाडोम, लेकिन अगर हम बात करेंगे कि प्रश्न के अनुसार कि ये जंगल सफारी में, तो जंगल सफारी में इसका प्रयोग पहली बार किया गया। वैसे इस तरह की ट्रेन जो है ना वो नॉर्थ ईस्ट में आपको वहाँ दिख जाएगी। बात करते हैं विदेश से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। रोमानिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा निकोसोर डैन। तो 26 मई को उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है और 6ठे राष्ट्रपति हैं वो। रोमानिया एक दक्षिण पूर्व यूरोपीय देश है, वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है निकोसोर डैन। ठीक है, और यही नए राष्ट्रपति बन गए हैं। यहाँ की राजधानी है बुखारेस्ट। भाषा यहाँ पर रोमानियाई बोली जाती है और मुद्रा यहाँ पर रोमानियाई लेव है, रोमानियाई लेव। अगला क्वेश्चन, सूडान में 2023 के गृह युद्ध के बाद पहली बार प्राइम मिनिस्टर कौन बना है? आंसर होगा कामिल अल तैयब इदरीस। कामिल अल तैयब इदरीस। देखिए सूडान में क्या हुआ था, सेना और वहाँ की जो पैरामिलिट्री फोर्स थे दोनों भिड़ गए थे, दोनों अपने अपने देश में, मतलब देश के अलग अलग क्षेत्रों में कब्जा करने के लिए इसमें। ठीक है, तो अब ये दोनों ने तय किया कि चलिए वहाँ यहाँ सरकार होनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर अब इनको बनाया गया है कामिल अल तैयब इदरीस को। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अमेरिका यानी USA ने मई 2025 में किस देश से आतंकवाद समर्थक देश का टैग सहित कई सारे प्रतिबंध हटा दिए? आंसर का सीरिया से। ठीक है, देखिए सीरिया पर प्रतिबंध जो है ना वो 1979 से ही लगा हुआ था। आतंकवाद समर्थक देश घोषित कर दिया था अमेरिका ने, लेकिन अभी 13 मई को सारे प्रतिबंध हटा दिए हैं। दरअसल हुआ ये है कि वहाँ पर नई सरकार बन गई है और जो पुराने जो सरकार थी उसको खदेड़ दिया विद्रोहियों ने, और विद्रोहियों की वहाँ पर सरकार है। इससे पहले बशर अल असद वहाँ के सीरिया के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनको भागना पड़ा और नई रिजीम है जो कि अमेरिका परस्त है।
अमेरिका समर्थक है। अब पर्यावरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। किस गांव को भारत का पहला महावत गांव घोषित किया गया है? आंसर होगा थेप्पाकाडू। थेप्पाकाडू, ठीक है। ये तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है ये गांव, और महावतों के लिए है। महावत हाथियों को प्रशिक्षित करना, संभालना, इन सब का काम होगा वहाँ पर। और उद्घाटन वर्चुअली किया गया तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के द्वारा। वहाँ घर बनाए गए हैं महावतों के लिए। अगला क्वेश्चन, रिसर्चर्स ने किस राज्य में अनोखी गुफा मछली प्रजाति की खोज की है? आंसर होगा मेघालय में। अभी मई में ही ढूंढा गया है, ठीक है। और ये गुफा मछली की 6ठी नई प्रजाति है। और ये गुफा के अंदर करीब 60 मीटर गहरे पानी में कुंडों में ये बहती है। और इसकी पूंछ पर मोटी काली लाइन होती है, और इसके कारण इसको डेंसिक लावा नाम दिया गया है। डेंसिक लावा, ठीक है। और इसकी आंखें नहीं होती हैं, और ये एकमात्र मछली है जो 2 अलग अलग वातावरण में ढल सकती है। खास चीज़ है ये। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर होगा, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच यानी GFW, उसके अनुसार भारत में वन क्षेत्र के नुकसान की सबसे बड़ी वजह इनमें से क्या है? आंसर होगा जंगल में आग लगने की घटना। सबसे बड़ी वजह यही बताई गई है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार। आगे थोड़ा डिटेल बताते हैं। प्रश्न होगा, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच यानी GFW, उसके नए डेटा के अनुसार भारत ने वर्ष 2024 में कितने हेक्टेयर प्राथमिक जंगल खो दिए? आंसर होगा 18,200 इतने। और ये मई 2025 में ये आंकड़े जारी किए गए हैं। तो ये डेटा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जंगल खोने का, भारत जंगल खो दे रहा है। 2024 में 18,200 हेक्टेयर, 2023 में 17,700 हेक्टेयर, 2022 में 16,900 हेक्टेयर। तो इससे पहले कुछ सालों तक ये माना जाता था कि कृषि के लिए वनों को हटाया जा रहा है, लेकिन नहीं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि आग लगने की वजह से जंगल जो है वो नष्ट हो रहे हैं। तो ये एक रिपोर्ट है, और इसके बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने ना PDF में भी दिया हुआ है, वहाँ भी आप देख सकते हो। PDF जो है ना वो शार्प लर्निंग ऐप पर मिल जाएगा। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है या कोई कोर्स परचेज किया हुआ है उनको अवेलेबल कर दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया? और कई देशों के लोग और ग्लेशियोलॉजिस्ट यानी जो ग्लेशियर के स्पेशलिस्ट हैं, और उन्होंने मई 2025 में श्रद्धांजलि दी। आंसर होगा नेपाल। ये नेपाल का पहला ऐसा ग्लेशियर माना जा रहा है जो मृत घोषित किया गया, ठीक है। बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचे थे, और ये देख रहे हैं आप जो फोटोग्राफ है किस तरीके से अलग अलग वर्षों में ये ख़त्म हुआ, और वहाँ पर अब ग्लेशियर वो उसका ज़्यादातर हिस्सा ख़त्म हो चुका है और बहुत दूर जा चुका है उसका बर्फ़। अब बात करेंगे दिवस से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, और आप देख रहे हैं सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल और शार्प लर्निंग ऐप। और अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबाइएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। और अब तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लेना। तो क्वेश्चन होगा, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई को मनाया जाता है। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? समुद्र तट की सफाई में भाग लें। अफ्रीका दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई को मनाया जाता है। गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के लिए एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 25 से 31 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 29 मई को, और थीम है शांति स्थापना का भविष्य। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी जर्नलिज्म डे। आंसर होगा 30 मई को। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हिंदी भाषा में उदंत मारदंड नाम का पहला जो है ना समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था 30 मई 1826 को, इसलिए दिन मनाया जाता है इस दिन। अगला क्वेश्चन, गोवा राज्य दिवस तो 30 मई को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस तो 31 मई को मनाया जाता है, और थीम है अपील का पर्दाफाश, तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर उद्योग की रणनीति का पर्दाफाश, ये है इस बार की थीम। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 21 मई को, और इस बार की थीम है बेहतर जीवन के लिए चाय।
अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में वैशाख दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा 12 मई को। देखिए भगवान बुद्ध के जन्मदिन को वैशाख दिवस के रूप में मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1999 में ये घोषित हुआ था। ठीक है, तो उनका जन्म और निधन वैशाख के दिन ही हुआ था। अगला क्वेश्चन, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 18 मई को। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एड्स वैक्सीन दिवस, हालांकि वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, लेकिन उसके वैक्सीन बने इसके प्रोत्साहन के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मई को मनाया जाता है, मेट्रोलॉजी डे, और इस बार की थीम है सभी समय सभी लोगों के लिए माप। अगला क्वेश्चन, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 21 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को, और थीम है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है ए और बी, यानी मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो 2025 में ये 10 मई और 11 अक्टूबर को होगा, और थीम है पक्षी अनुकूल शहर और समुदाय बनाना, ये इस बार की थीम है। अगला प्रश्न होगा, विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 मई को मनाया जाता है। ओके, और इस बार की थीम जो है ना, वो 2 तरह की थीम देखने को मिली है। एक तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा है डिजिटल परिवर्तन में लैंगिक समानता, और एक भारत सरकार के द्वारा थीम भी जारी की गई है, डिजिटल प्रौद्योगिकियों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना, ये है थीम 2 तरह की। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मई को मनाया जाता है, और इस बार की थीम क्या है? हमारी नर्सें हमारा भविष्य, नर्सों की देखभाल से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अगला क्वेश्चन, मातृ दिवस कब मनाया जाता है? मदर्स डे, तो मई का दूसरा रविवार, और इस बार की जो मई का दूसरा रविवार कब था? तो 11 मई को था। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लाइट डे, तो 16 मई को मनाया जाता है, और इस बार की थीम क्या है? प्रकाश नवाचार समाज, ये था लाइट इनोवेशन सोसाइटी, ये रही इस बार की थीम। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन लेज़र जो लाइट उसका सफल संचालन किया गया था। भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मैमन, उन्होंने ये किया था। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मई को मनाया जाता है, और इस बार की थीम है सतत विकास के लिए परिवार उन्मुख नीतियाँ, सामाजिक विकास के लिए द्वितीय विश्व शिखर सम्मेलन की ओर। ठीक है, तो ये है इस बार की थीम। दरअसल ये जो थीम है ना, वो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसलिए घोषित की गई है क्योंकि 4 से 6 नवंबर तक कतर में वहाँ पर सामाजिक विकास के लिए दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, उसी को से ये थीम है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 मई को मनाया जाता है, और इस बार की थीम है तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, तो 17 मई को मनाया जाता है, और इस बार की थीम है अपना रक्तचाप सही करें, यानी ब्लड प्रेशर सही मापें और इसको कंट्रोल करें, लंबी आयु पाएं। अगला क्वेश्चन, शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मई को मनाया जाता है, और इस बार की थीम है प्रकृति से प्रेरित होकर हम सभी का पोषण करने वाली मधुमक्खियाँ। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया हुआ है? तो 25 मई को। हेमोफोबिया, ट्रांसफोबिया और बीफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। ये LGBT के अधिकारों को बढ़ाने के लिए है। LGBT मतलब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और डेली का करंट अफेयर्स मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग को देखना मत भूलिएगा। ओके, बाय।